ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो ब्लीडिंग टाइम है। ब्लीडिंग टाइम हम स्टडी करेंगे। आपकी बॉडी में क्या होता है कि जब कोई इंजरी या कोई वुंड आपको लगता है तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, वहाँ पे क्लॉट बनाने के लिए प्राइमरी हीमोस्टेसिस का प्रोसेस होता है। व्हाट इज़ प्राइमरी हीमोस्टेसिस? वहाँ पे जो ब्लड वेसल जो डैमेज हुई होती है उसमें से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं कि प्लेटलेट्स जो हैं वो वहाँ पर रिक्रूट होते हैं। प्लेटलेट्स वहाँ पर आते हैं, उस ब्लड वेसल के साथ उनकी एडेजन होती है। एडेजन होने के बाद वो जो प्लेटलेट्स होते हैं वो आपस में मिलके एक एग्रीगेट बनाते हैं। उसके अंदर आरबीसीज भी होते हैं, फिब्रिनोजिन भी होते हैं। तो वो एक प्लग बन जाता है जो ब्लड क्लॉट बन जाता है। ठीक है। तो वो ब्लड वेसल के साथ जहाँ पर डैमेज हुआ होता है वहाँ पर उस एरिया को कवर अप कर देता है और ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। सो ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस जो है इसमें कितना टाइम लगता है, यानी कि आपको एक इंजरी हुई है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है और उस ब्लीडिंग को स्टॉप होने में और प्लग हीमोस्टेटिक प्लग के बनने में कितना टाइम लग गया, दैट इज़ बेसिकली ब्लीडिंग टाइम। और ये जो ब्लीडिंग टाइम टेस्ट है वो इसी को असेस करता है। ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ। आपकी बॉडी में कोई इंजरी होती है, कोई कट लगता है तो आपकी बॉडी में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। वो जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए वहाँ पर ब्लड वेसल्स जो है वो सर्टेन केमिकल्स रिलीज करते हैं, कोई कीमोटैक्सिक फैक्टर्स रिलीज करते हैं जिनको प्लेटलेट्स जो हैं वो प्लेटलेट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए उस डैमेज्ड वेसल के पास आ जाते हैं। और वहाँ पर जो है वो आपस में ब्लड वेसल के साथ भी अपनी अटैचन करते हैं और उसके अलावा आपस में भी एग्रीगेशन करते हैं और एक प्लग बना देते हैं जिसके अंदर आरबीसीज भी होते हैं, फिब्रिनोजिन भी होती है। ठीक है। तो वो प्लग जो है वो वहाँ पर जो डैमेज्ड वेसल होता है वहाँ पर जाके बाइंड कर जाती है और वो जो ब्लीडिंग है उसको स्टॉप कर देती है। सो ब्लीडिंग टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू मेक अ क्लॉट एंड टू स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है। ब्लीडिंग टाइम टेस्ट जो है ये बेसिकली क्योंकि प्लेटलेट्स इन्वॉल्व हैं और ब्लड वेसल जो है इसमें इन्वॉल्व है प्लग फॉर्मेशन में, तो ब्लीडिंग टाइम जो है वो प्लेटलेट की इवेल्युएशन करती है और वेस्कुलर डिसऑर्डर्स को भी एट द सेम टाइम स्क्रीन कर सकती है। दिस टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ड्यूक इन 1900। ठीक है। और इट इज़ यूज टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स इन प्राइमरी हीमोस्टेसिस। प्राइमरी हीमोस्टेसिस मैंने आपको बताया कि प्लेटलेट एडहेजन और एग्रीगेशन और हीमोस्टेटिक प्लग का बनना, दैट इज प्राइमरी हीमोस्टेसिस and it is used as a screening test for vascular disorders as well as platelet function test. ओके फिर इसका प्रिंसिपल क्या आ जाता है, जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसका बेसिकली प्रिंसिपल क्या होता है कि आप एक स्टैंडर्ड साइज की इंसिजन बनाते हो। स्टैंडर्ड साइज इसलिए होता है ताकि स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग आप रिकॉर्ड करो। ठीक है। और उसका टाइम रिकॉर्ड करो। अगर इंसिजन बड़ी होगी तो आपका जो ब्लीडिंग टाइम है वो बड़े इंसिजन की वजह से आपका हाई आएगा। ठीक है। तो आप एक स्टैंडर्ड साइज की इंसिजन बनाते हो और आप वोलर सरफेस ऑफ फोर आर्म, व्हाट इज वोलर सरफेस? आपकी ये जो आपके हैंड की जो पाम वाली साइड है उसी साइड पे जो आपकी बाजू है उसको कहते हैं वोलर सरफेस ऑफ द फोर आर्म। ठीक है। वहाँ पर आप एक छोटा सा कट लगाते हो, एक स्टैंडर्ड साइज का कट लगाते हो। ठीक है। और उस कट में से आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। उस ब्लीडिंग को रुकने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम आपने मेजर कर लेना है। ठीक है। वो आपका ब्लीडिंग टाइम है। वो ब्लीडिंग टाइम बेसिकली है क्या? दैट इज अ टाइम दैट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू मेक अ हीमोस्टेटिक प्लग, दैट इज अ सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है। जब ब्लीडिंग रुक जाती है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे हीमोस्टेटिक प्लग बन चुका हुआ है। सो अ स्टैंडर्ड इंसिजन इज मेड ऑन द वोलर सर्फेस ऑफ द फोर आर्म। ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड देन यू विल नोटिस द टाइम द इंसिजन ब्लीड्स। ठीक है। और उसके बाद आप क्या करते हो, आपने टाइम मेजर कर लिया, वो आपका ब्लीडिंग टाइम है। वो ब्लीडिंग टाइम आपका क्या इंडिकेट करता है? सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग इंडिकेट्स द फॉर्मेशन ऑफ हीमोस्टेटिक प्लग। हीमोस्टेटिक प्लग की फॉर्मेशन जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि पहले पिछली स्लाइड में आपको बताया कि वो प्लेटलेट्स पर भी डिपेंड करती है, वो आपकी ब्लड वेसल पर भी डिपेंड करती है। प्लेटलेट्स की क्वांटिटी यानी उनका नंबर और उसके अलावा उनकी फंक्शनैलिटी कि वो फंक्शनल भी हैं या नहीं, तो उन पर डिपेंड करती है। डिपेंड्स अपॉन द एडिक्वेट नंबर ऑफ प्लेटलेट्स एंड ऑन द एबिलिटी ऑफ प्लेटलेट्स टू एडहेयर टू द सब एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल हो गया। अच्छा, ये आपको हीमोस्टेटिक प्लग दिखाया हुआ है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसमें ये फिब्रिनोजिन है, इसके अलावा इसके अंदर आरबीसीज भी हैं, इसके अलावा इसके अंदर प्लेटलेट्स भी होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। अच्छा, बीटी टेस्टिंग के लिए बच्चों, बीटी टेस्टिंग वैसे अब इतना रेगुलर और नहीं है, इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड और अब इतना इसको नहीं यूज़ किया जाता, लेकिन इसके 4 मेथड्स थे जो पहले यूज़ किए जाते थे।
First one is Ivy's method, second one is template method, third Duke's method and fourth Copeland-Lalish method. आइविस मेथड जो है वो जो सिंपल सा होता है, इसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, एक बीपी का आपको चाहिए होता है, डिस्पोजेबल लेंसेट स्मॉल नीडल्स होती हैं, जो प्रिक करने के लिए यूज़ होती हैं, सॉरी। स्टॉप वॉच आपको चाहिए होगी टाइम मेजर करने के लिए, फ़िल्टर पेपर चाहिए होगा और अल्कोहल स्वैब या स्पिरिट अल्कोहल चाहिए होगी आपको उसमें सरफेस को क्लीन अप करने के लिए, बॉडी सरफेस को क्लीन अप करने के लिए, क्योंकि पंक्चर करने से पहले आप उसको क्लीन करोगे ताकि वहाँ पर कोई कंटामिनेशन ना हो और कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर ना हो जाए। प्रोसीजर इसका क्या होता है कि आपने फोर आर्म की इनर एस्पेक्ट उसको क्लीन अप करना है। आपने एक बीपी कफ जो है वो अपर आर्म पर प्लेस कर देना है और उसको इन्फ्लेट कर देना है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर, ठीक है। फिर आपने अपनी फोर आर्म की वो साइड लेनी है जहाँ वोलर सरफेस लेनी है और आपने देखना है कि कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पे कोई वेन विजिबल ना हो, ठीक है। कोई मेजर वेन जो ब्लू लाइंस आपको नज़र आ रही होती हैं वो कोई विजिबल ना हो, ठीक है। उस एरिया पर आपने क्या करना है, उस लेंसिट को प्लेस कर देना है, आपने उसको प्रिक करना है, ठीक है। और उसमें तकरीबन जो है ना आपने 1 mm 3 mm लॉन्ग और 1 mm डीप आपने पंक्चर करना है, यानी कि 1 mm डेप्थ में जाएगा आपका पंक्चर और 3 mm लॉन्ग। जैसे ही आपने पंक्चर किया, ठीक है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी। साथ ही आप क्या करेंगे, हर 30 सेकंड के बाद आप उस पर फिल्टर पेपर रख के जो ब्लड यूज आउट कर रहा है उसको ब्लॉट कर लेंगे, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, जब फिल्टर पेपर पे ब्लड का स्टेन लगता रहेगा तब तक टाइम चलता रहेगा। जब फिल्टर पेपर पे ब्लड का स्टेन आना बंद हो जाए इसका मतलब ब्लीडिंग रुक गई है, आपने स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना है, ठीक है। क्या करेंगे, मैं रिपीट करती हूँ। सबसे पहले आपने जो है बीपी कप को प्लेस करना है अपर आर्म पर और उसको इन्फ्लेट करना है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर, ठीक है। प्रेशर जनरेट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, वोलर सरफेस पे आपने कोई ऐसा एरिया लेना है जहाँ पे कोई वेन्स ना हो, ठीक है। उसको आपने अल्कोहल स्वैब से क्लीन अप करना है और फिर उसके बाद आपने लेंसिट लेकर उसको पंक्चर करना है। पंक्चर जो है वो 1 mm डीप और 3 mm लॉन्ग होना चाहिए। और उसके बाद जब उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए आपने स्टॉप पर स्टार्ट कर देनी है। एवरी 30 सेकेंड्स आपने उसको फिल्टर पेपर यूज़ करके जो ब्लड उधर से इंसिजन से यूज आउट हो रहा है उसको आपने फिल्टर पेपर पे ब्लॉट करना है। और जब फिल्टर पेपर पे स्टेन ब्लड का आना बंद हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इंसिजन है, जो आपकी ब्लीडिंग है वो रुक चुकी है, आपने स्टॉप कर देना है स्टॉप वॉच को, ठीक है। अब आपने 3 इंसिजन इस तरह की बनानी होती हैं, ठीक है। तो आप उसमें से तीनों का अलग अलग ब्लीडिंग टाइम लेते हो और उसको जो है वो आप नोट कर लेते हो। नोट करने के बाद आप बीपी कप रिमूव कर दोगे और जो वूंड्स होगा उसको क्लीन अप कर दोगे और जो बैंडेज है उधर अप्लाई कर दोगे, ठीक है। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। आपने ये वोलर सरफेस है, इस पर आपने कोई साइट ऐसी चूज़ करनी है जहाँ पे कोई वेन ना हो मेजर, ठीक है। उसको आपने स्वैप से क्लीन अप करना है, अल्कोहल स्वैप से। फिर आपने ये लेंसेट होती है, छोटी सी नीडल होती है, इसको आपने 1 mm डीप और 3 mm लॉन्ग करके एक इंसिजन बनानी है और उसको जो है वो फिल्टर पेपर को ब्लॉट कर लेना। फिल्टर पेपर यूज करते हुए जो ब्लड यूज आउट हो रहा है उसको आपने ब्लॉट कर लेना है, ठीक है। इसके कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखा, वीडियो भी देख लेते हैं। ये देखें कि आपको आईवीज मेथड इन्होंने दिखाया हुआ है। इक्विपमेंट आपको दिखाया हुआ है, स्टॉप वॉच चाहिए आपको, ये लेंसिट है स्मॉल साइज्ड नीडल, फिल्टर पेपर चाहिए ब्लड जो यूज आउट कर रहा है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, अल्कोहल आप एरिया क्लीन अप करने के लिए यूज करते हैं, ये बीपी काफ है। प्रोसीजर है, ये देखो उसने बीपी का प्लेस किया है, 40 mm मर्करी पर उसने उसको इन्फ्लेट कर दिया। ये उसने लेंसेट स्वैब निकाली और बोलर एरिया पर उसने कोई ऐसी साइट चूज की है जहाँ पर देयर इज नो वेन विजिबल। ये उसने लेंसेट से स्किन पंक्चर किया है, ऐसे 2 स्पॉट्स पे किया है, कुछ जगह पे 3 स्पॉट्स पे लिखा होता है। स्टॉप वॉच उसने स्टार्ट कर दिया।
फिल्टर पेपर पे जो यूजिंग ब्लड है उसको ब्लॉट किया, और तब तक करेंगे, हर 30 सेकंड में करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक यूजिंग स्टेन आना रुक ना जाए। स्टेन रुक गया, स्टॉप वॉच बंद कर दी। ठीक है, अब जो टाइम आया आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, ये मेथड समझ आया सबको? आवाज आ रही है? यस मैम, आया। हम इसकी इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। जब आप ये मेथड यूज़ करते हो ना, तो कोई अगर नॉर्मल पर्सन है जिसमें कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है, तो उसका नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितना आएगा, 2 to 9 मिनट्स, इस रेंज में ही आएगा। ठीक है, अगर अच्छा समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम जो है, मैंने आपको बताया था कि आपने ऐसे एरिया को पंक्चर करना है जहाँ पे कोई वेन विजिबल ना हो, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हम अगर किसी वेन पर पंक्चर कर देंगे तो ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से ब्लीडिंग रुकने में टाइम लगेगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप जो है उसको उस जहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है वहाँ पे 15 मिनट से ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और वो रुकेगी नहीं। ठीक है, तो आपने उसको प्रेशर अप्लाई करके उसको खुद ही रोकने की कोशिश करनी है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए प्रेशर अप्लाई करोगे, वो रुक जाएगा। आपने फिर यही टेस्ट जो है वो दूसरी बाजू पर रिपीट करना है, और अब आपने कोशिश करनी है कि आप उस सुपरफिशियल वेन को पंक्चर ना करो। ठीक है, अगर दूसरी बाजू पर भी वो 15 मिनट से ज़्यादा ही आता है टाइम, तो फिर आपने उसको ऐसे ही रिपोर्ट कर देना है कि जी ब्लीडिंग टाइम वॉज ग्रेटर देन 15 मिनट्स। ठीक है, आप फर्दर उसकी प्लेटलेट काउंट देख लोगे। ठीक है, उसको कोरिलेट कर लोगे कि वाकई प्लेटलेट काउंट एबनॉर्मल है, तो इस वजह से ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा आ रहा है, या इसकी कोई और रीज़न है, या फिर आप कोई और स्पेसिफिक टेस्टिंग कर लोगे। इसका एडवांटेज ये है कि एक स्टैंडर्डाइज मेथड है और इसके अलावा एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। लिमिटेशन इसकी ये है कि पंक्चर वूंड में क्लोज बिफोर प्लग फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, प्लग फॉर्मेशन हमने ब्लीडिंग टाइम में प्लग फॉर्मेशन का टाइम नोट करना होता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इटसेल्फ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और ब्लीडिंग जो है वो एक्सटर्नली जो है वो आपको ऐसा लगता है कि रुक गई है, ब्लड ऊज आउट होना रुक जाता है, लेकिन इंटरनली जो है वो भी प्लग बना नहीं होता, वो प्रोसेस अभी ऑन गोइंग होता है। तो इसलिए इसमें एक ये डिस्क्रिपेंसी आ सकती है कि आप जो है ब्लड जो है वो रुक गया क्योंकि आपके जो वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, लेकिन प्लग अभी बना नहीं है, तो आप फॉल्सली जो है आप ब्लीडिंग टाइम नोट कर सकते हो। इसकी रिलायबिलिटी इतनी नहीं है। स्टैंडर्ड टेम्पलेट मेथड, अब सेकंड मेथड पे आ जाते हैं। स्टैंडर्ड टेम्पलेट मेथड में आपने ग्लास और प्लास्टिक टेम्पलेट यूज़ करना होता है इंसीजन लगाने के लिए। ठीक है, जैसे हमने पिछले स्टेप में लेंसिट यूज़ की थी, इस स्टेप में जो लेंसिट होती है वो ऑटोमेटेड होती है, और आप जो है वो उसमें स्टैंडर्ड साइज़ की इंसीजन को खुद बना देती है। ये इन्होंने दिखाई हुई है, ये वाइट कलर की प्लास्टिक की लेंसिट है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड साइज की इंसिजन खुद बना देती है। बाकी का सारा मेथड जो है वो आईवीज जैसा होता है कि पहले आप बीपी कफ प्लेस करोगे, एरिया को क्लीन अप करोगे, तो वहाँ जहाँ पे आपने पहले लेंसिट यूज़ की थी वहाँ पे आप ये टेम्पलेट स्टैंडर्डाइज लेंसिट यूज़ करोगे, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज की इंसिजन बनाता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 6 mm इन लेंथ एंड 1 mm इन डेप्थ। ठीक है, फिर वैसे ही आप उसका टाइम नोट करोगे ब्लीडिंग का, और फिर जब ब्लीडिंग रुक जाएगी तो आपने वो ब्लीडिंग टाइम नोट कर लेना। इसका मेथड बिल्कुल सेम है, बस आपने ये किया है कि आपने लेंसिट खुद यूज़ करने की और इंसिजन बनाने की जगह आपने एक स्टैंडर्ड साइज लेंसिट यूज़ किया जो कि स्टैंडर्ड साइज की इंसिजन बनाएगी। ठीक है, इस तरह से हमारा मेथड और स्टैंडर्डाइज हो जाएगा कि हमारी जो इंसिजन बनी है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज की बनी है, तो हमारा ब्लीडिंग टाइम जो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट है। रिप्रोड्यूसिबल इसलिए है क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड साइज की इंसिजन बना रहे हो तो जब आप रिपीट भी करोगे तो आपको सेम रिजल्ट ही मिलेंगे। डिटेक्ट्स इवन माइनर ऑल्टरेशन इन द प्लेटलेट फंक्शंस। ओके, नेक्स्ट मेथड में हमारे पास ड्यूक्स मेथड आ जाता है। तीनों मेथड मिलते जुलते हैं। ड्यूक मेथड में भी हमारे पास सिंपल रिक्वायरमेंट है, अल्कोहल, स्टेराइल, लेंसिट, स्टॉपवॉच, फिल्टर पेपर। ड्यूक मेथड में डिफरेंस क्या आ जाता है कि ड्यूक मेथड में जो आप पंक्चर साइट यूज़ करते हो वो या तो ईयर लोब होती है, या फिर आपकी फिंगर भी यूज़ कर सकते हो, या अगर कोई इन्फेंट्स हैं तो आप उसकी फुट की हील यूज़ करते हो। ठीक है, बस पंक्चर साइड चेंज हो जाती है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहता है। ईयर लोब आप यूज़ करोगे, ठीक है, मेनली अडल्ट्स में, उसको आप क्लीन अप करोगे अल्कोहल स्पंज से, या अगर इन्फेंट्स है तो उसका फुट का हील यूज़ करोगे। ठीक है, उसको क्लीन अप करोगे अल्कोहल स्पंज से। ये लोग यूज़ करो तो उसके पीछे आपने ग्लास स्लाइड रखनी है उसको सपोर्ट देने के लिए, और सामने से जो है आपने स्टेराइल लेंसिट यूज़ करते हुए उसमें पंक्चर प्रोड्यूस करना, पंक्चर बनाना है। ठीक है,
जिससे क्या होगा कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दोगे, स्लाइड आप हटा दोगे, स्टॉप वॉच स्टार्ट करोगे और फिल्टर पेपर यूज़ करते हुए उस ब्लड का जो ड्रॉप आ रहा है इंसिजन से यूज आउट हो रहा है उसको आप ब्लॉट करोगे। और तब तक ब्लॉट करोगे जब तक उस पर स्टेन आना बंद ना हो जाए। जब स्टेन आना बंद हो जाए तो आपने स्टॉप वॉच रोक देनी है और यही आपका ब्लीडिंग टाइम। मैं रिपीट कर देती हूँ, ड्यूक्स मेथड में जो आप ब्लीडिंग टाइम के लिए जो आप साइट यूज़ करते हो वो या तो ईयर लोब होती है या फिंगर भी हो सकती है, या फिर आप इन्फेंट हील यूज़ करते हो। क्या करते हो आप इसमें कि ईयर लोब पर जो है आप एक पंक्चर लगाते हो, स्टेराइल लेंसिट से पंक्चर बनाते हो और उसको जो है स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देते हो। स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हो जब तक ब्लीडिंग ब्लड के स्टेन्स आते रहते हैं ब्लॉटिंग फिल्टर पेपर पे, तब तक तो ठीक है। जब स्टेन्स आना रुक जाए तो आप स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देते हो, ब्लीडिंग टाइम को नोट कर देते हो। ड्यूक मेथड में नॉर्मल बीटी टाइम जो है वो लेस देन 3 मिनट्स होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल पर्सन का बीटी टाइम ड्यूक मेथड से लेस देन 3 मिनट्स आएगा। इसका एडवांटेज ये है कि ये एक तो इजी टू परफॉर्म है और इसके अलावा आपको देखा कोई कॉम्प्लिकेटेड से इक्विपमेंट नहीं चाहिए, बेसिक सिंपल से इक्विपमेंट चाहिए। और इसका और इसमें क्या होता है कि जो ईयर लोब होता है इसमें ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, तो आप जो है बहुत अच्छी तरह और बहुत सेटिस्फैक्टरीली आप जो है ना अपना टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, डिस एडवांटेज इसका ये है कि इसको स्टैंडर्डाइज करना मुश्किल होता है और इसके अलावा जो है ना इसमें हीमाटोमा फॉर्मेशन के भी बहुत सारे केसेस आते हैं। हीमाटोमा यानी ब्रूज पड़ जाता है। लास्ट मेथड है हमारा कॉपले एंड लैलिश मेथड। कॉपले एंड लैलिश मेथड में हमने क्या करना है, फिंगर यूज़ करनी है, ठीक है। फिंगर पे हमने पंक्चर करना है 6 mm डीप, ठीक है। अब वो जिस फिंगर में हमने पंक्चर किया था उसको जो है हम उसको स्टेराइल फिजियोलॉजिकल सलाइन में डिप कर देंगे, जिसको हीटेड किया होगा हमने 37 यानी कि बॉडी टेम्परेचर पे वार्म्ड फिजियोलॉजिकल सलाइन में आपने उस फिंगर को इंसर्ट कर देना, इमर्स कर देना, डीप उसको उसमें डिप कर देना और जब तक उसमें से ब्लड यूज आउट होता रहेगा तब तक उसको छोड़ देना है। स्टॉप वॉच आपने स्टार्ट कर देनी है। जब तक ब्लड यूज आउट होता रहेगा तब तक छोड़ देना है। जब ब्लड उसमें से निकलना रुक जाएगा तो वो जो आपका टाइम होगा वो आपका उस टाइम आपने स्टॉप वॉच बंद कर देनी है और वही आपका बीटी टाइम होगा, ठीक है। दैट इज़ और ये इसका भी सेम है कि ये लेस देन 3 मिनट्स होना चाहिए, ठीक है। कॉपले एंड लैलिश मेथड में मैं रिपीट कर देती हूँ कि इसमें जो फिंगर आपने फिंगर पर एक इंसिजन या पंक्चर वुंड बनाना है, दैट कुड बी 6 mm इन डेप्थ। उस फिंगर को आपने फिजियोलॉजिकल सलाइन दैट इज वार्म टू द बॉडी टेम्परेचर उसमें आपने उसको इमर्स कर देना है एंड देन उसको आपने तब तक उसमें छोड़ देना है जब तक उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। लीव इट अंटिल देयर इज नो फ्री फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। साथ ही आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी है जब उसमें फिंगर में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। फिजियोलॉजिकल सलाइन में डिप किया, जब ब्लीडिंग रुक जाएगी तो आपने स्टॉप वॉच बंद कर देनी है और वो आपका बीटी टाइम होगा। बीटी टाइम इसमें भी लेस देन 3 मिनट्स होना चाहिए नॉर्मली। अच्छा, बीटी को अफेक्ट करने वाले वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो हीमोस्टेटिक प्लग बनता है उसके अंदर आरबीसीज भी होते हैं, ठीक है। तो ब्लीडिंग टाइम जब अगर पेशेंट एनीमिक होगा तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि जाहिर है हीमोस्टेटिक प्लग का एक कंपोनेंट ही कम है तो उस प्लग को इनफ साइज का बनने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो बीटी टाइम प्रोलॉन्ग होगा। एनीमिक पेशेंट में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में भी इंक्रीज होगा क्योंकि आपको पता है प्लेटलेट्स का मेन रोल है हीमोस्टेटिक प्लग फॉर्मेशन में। अगर प्लेटलेट्स कम है तो हीमोस्टेटिक प्लग जो है वो देर से बनेगा। इसके अलावा एस्पिरिन, पेनिसिलिन, सेफ्लॉथिन ये भी बीटी को प्रोलॉन्ग कर देते हैं। पेनिसिलिन, एस्पिरिन आपको पता है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो ये सारा जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देती है हीमोस्टेसिस का। और पेनिसिलिन सेफ्लॉथिन जो है वो भी प्लेटलेट्स की एडहेजन को और उनकी एग्रीगेशन को जो है वो डिले कर देते हैं। अच्छा, बीटी की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? बीटी जो है वो आप प्रोलॉन्ग आपको किन किन कंडीशंस में मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। उसके अलावा प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो ये होता है कि आपके पास प्लेटलेट्स का नंबर कम है। उसके अलावा प्लेटलेट के फंक्शन में भी तो कोई अबनॉर्मेलिटी हो सकती है। हो सकता है कि आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स 1 नॉर्मल क्वांटिटी में रहें बट दे आर नॉट फंक्शनल, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कोई ना कोई फंक्शनल डिसऑर्डर होता है। लाइक इन्होंने यहाँ पे कोट की हुई थ्रोम्बोसिथेमिया, स्टोरेज पूल डिजीज, बर्नर्ड शोलियर सिंड्रोम। थ्रोम्बोसिथेमिया में क्या होता है कि आपकी प्लेटलेट्स की सरफेस पे जो है वो कुछ प्लेटलेट्स की सरफेस पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स मिसिंग होती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स की मिसिंग होने की वजह से प्लेटलेट्स की नॉर्मल एडहेजन और एग्रीगेशन नहीं होती।
स्टोरेज पूल डिजीज़ में भी यही होता है कि आपके पास जो प्लेटलेट्स होते हैं वो जाइंट साइज होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो है वो कुछ ग्रैन्यूल्स भी मिसिंग होते हैं जिन्होंने क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज़ करने होते हैं, ठीक है। और बर्नर्ड शोल्डर सिंड्रोम में भी यही होता है कि आपके पास जाइंट साइज के प्लेटलेट्स होते हैं, उनकी भी एडहेजन और एग्रीगेशन एबनॉर्मल होती है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स के नंबर के हिसाब से, नंबर की वजह से भी बीटी प्रोलॉन्ग हो सकता है और प्लेटलेट्स की एबनॉर्मल फंक्शन की वजह से भी बीटी प्रोलॉन्ग हो सकता है। फिर आपके पास बॉडी में कंडीशन आती है एफिब्रिनोजेनीमिया। ये भी हो सकती है कि आपकी बॉडी में फिब्रिनोजिन बनती ही नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो वो उसमें भी जो है बीटी प्रोलॉन्ग होगा। या फिर आपकी बॉडी में सीवियर हाइपोफिब्रिनोजेनीमिया है, फिब्रिनोजिन की शदीद डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से बीटी प्रोलॉन्ग होती है। कोई वैस्कुलर डिसऑर्डर है, मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस में ब्लड वेसल्स का भी मेन रोल होता है। तो अगर ब्लड वेसल में कोई डिसऑर्डर है तो वो बीटी जो है प्रोलॉन्ग आएगी इस वजह से। प्लास्टिक एनीमिया में सारे सेल्स की प्रोडक्शन जो है सप्रेस्ड हो जाती है, ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो जब प्लास्टिक एनीमिया में प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन भी सप्रेस हो जाएगी तो ऑब्वियसली बीटी टाइम प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ल्यूकीमिया में भी हमने पढ़ा है कि वाइट ब्लड सेल्स की वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, बट बाकी ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो सप्रेस हो जाती है, इंक्लूडिंग प्लेटलेट्स। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। लिवर डिजीज़ में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे, तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होता है। वॉन विलीब्रेंड डिजीज़ भी जो है ना, वॉन विलीब्रेंड एक फैक्टर होता है जो कि प्लेटलेट्स में से ही रिलीज होता है, और ये प्लेटलेट्स की एडहेजन और एग्रीगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ब्लड वेसल्स के साथ भी और आपस में। तो अगर इसका कोई डिसऑर्डर है, इसकी कोई डेफिशिएंसी है या ये इनएक्टिव है, तो इसकी वजह से भी जो है ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होता है। DIC डिसैमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में मल्टीपल साइट्स पर जो है ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो जो सारे प्लेटलेट्स हैं वो उन क्लॉट्स में कंज्यूम हो जाते हैं। तो जब आपकी ब्लीडिंग होती है, कहीं किसी साइड पे इंजरी होती है, तो वो जो ब्लीडिंग रुकती नहीं है, आपका ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है क्योंकि प्लेटलेट सारे जगह जगह बॉडी में कंज्यूम हो गए हैं। इसी तरह आपके पास वेस्कुलर एब्नॉर्मेलिटी आ जाती है, एथलेट सिंड्रोम, ठीक है। और क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी, फैक्टर 5 और फैक्टर 11, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ओके बच्चों,